हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति को डिस्कशन करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है। मुद्रा का मूल्य ये है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकती है। अर्थात मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर के विपरीत होता है। कीमत स्तर यदि बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और कीमत स्तर कम होने पर मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कीमत स्तर जब कम हो जाएगा तो हम मुद्रा की एक इकाई से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकेंगे। तो हमने ये बताया कि मुद्रा का मूल्य क्या है। मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकती है उसे हम मुद्रा का मूल्य कहते हैं। और ये किसका इन्वर्स होता है, सामान्य कीमत स्तर का। अर्थात मुद्रा का मूल्य किसके बराबर हुआ, 1/P। P का मतलब है प्राइस लेवल, कीमत स्तर। अब सबसे पहले हम मुद्रास्फीति पर चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, सस्टेनेबल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। यदि कभी कभी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसको हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो। वैसे हम अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है फैलाव या वृद्धि। अर्थात जब फुटबॉल के ब्लेंडर में हवा भरी जाती है तो वो इन्फ्लेट हो जाता है, अर्थात फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। यह असंतुलन की दशा है कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यह एक प्रक्रिया है, दिस इज द प्रोसेस। अर्थात धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होती है। और इसका विश्लेषण प्रायोगिक स्टैटिक दृष्टिकोण नहीं, डायनेमिक दृष्टिकोण से ही हम लोग कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। जैसे प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार विस्तृत अर्थों में मुद्रास्फीति से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली स्थायी और निरंतर वृद्धि से है। तो दो शब्द आ गए कि सामान्य कीमत स्तर में एक तो स्थायी परमानेंट और निरंतर सस्टेनेबल वृद्धि होनी चाहिए। तो ये किसने बताया है, प्रोफेसर पीटरसन ने। सैमुअल्सन ने बताया है कि मुद्रास्फीति से हमारा अभिप्राय उस समय से है जिसमें कीमतें बढ़ रही हो। और इसी प्रकार से प्रोफेसर शेपिरो के अनुसार मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर और अत्यधिक वृद्धि है। इन्फ्लेशन इज सिंपली ए persistent and appreciable। persistent का मतलब निरंतर, appreciable अत्यधिक, rise in general price level। तो हमने मुद्रास्फीति की डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं जिसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर में निरंतर और स्थायी रूप से वृद्धि हो, अत्यधिक वृद्धि हो, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स या किस्में देख सकते हैं। जैसे तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर इसे हम साधारण मुद्रास्फीति, तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति और अत्यधिक या सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के रूप में बता सकते हैं। अत्यधिक तेज रफ्तार वाली या सरपट दौड़ती हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण मुद्रास्फीति। साधारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत जब कीमतें सामान्य तौर पर बढ़ती है, बहुत अधिक बढ़ती है, कीमतों में जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे होती है और ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती है, तो उसे हम सामान्य मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये साधारण मुद्रास्फीति ही धीरे धीरे तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाती है। जब देखिए तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति कौन सी होती है, जब कीमतों में वृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से हो जाती है, अर्थात थोड़े ही समय में कीमतों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम
तेज रफ्तार वाली या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इस मुद्रास्फीति का समाज के मध्यम और निर्धन वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति बचत को भी क्या करती है, हतोत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मुद्रा के रूप में जो भी बचत करेगा उसका मूल्य निरंतर कम होता चला जाएगा। तीसरा देखिए, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत क्या होता है, कीमतों में अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड तीव्र गति से वृद्धि होती है, अर्थात इसमें कीमतें आसमान छूने लगती है। इस अवस्था को मुद्रास्फीति का भयंकर राक्षस, हाइपर हेडेड मॉन्स्टर ऑफ इन्फ्लेशन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके फलस्वरूप सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है और मुद्रा का मूल्य बहुत तेजी से कम होता है। जर्मनी में 1923 के पश्चात इसी प्रकार की मुद्रास्फीति पाई गई थी, जहां मुद्रा में लोगों का विश्वास उठ गया था। क्यों? क्योंकि मुद्रा का मूल्य निरंतर कम हो रहा था, अर्थात इसके अंतर्गत कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती है और सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। समाज का जो भी मध्यम वर्ग है, जिनकी आय फिक्स्ड है, और जो गरीब वर्ग है, उन पर इसका बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने बताया आपको इसके आधार पर, गति के आधार पर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण किया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो वर्गीकरण है वो कारण के आधार पर है। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को दो भागों में बांटा गया है। एक है मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसके अंतर्गत, और दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मांग जन्य या मांग प्रेरित स्फीति। प्रोफेसर केन्स ने अपने लेख हाउ टू पे फॉर द वार में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की व्याख्या इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिक अंतर के रूप में की है। अब ये स्फीतिक अंतर क्या है, इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी दिखाएंगे और स्पष्ट भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतर क्या होता है। स्फीतिक अंतर से अभिप्राय समाज की कुल आय तथा उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के आधार वर्ष में मौद्रिक मूल्यों के या कुल व्यय के अंतर से है। आप लोग समझिए इस चीज को कि समाज में कुल आय कितनी है और दूसरी तरफ वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता क्या है। यदि कुल आय समाज में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक है तो क्या होगा, स्फीतिक अंतर हो जाएगा। और इस स्फीतिक अंतर की वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी। होता क्या है, जब लोगों की आय तो बढ़ जाती है, आय बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। खर्च करने का मतलब क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस अंतर को हम स्फीतिक अंतर कहते हैं। और युद्ध काल में जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, तो वो इस बढ़ी हुई आय से क्या करेंगे, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदना शुरू करेंगे। लेकिन उत्पादन के साधन मान लीजिए युद्ध सामग्री को बनाने में लग गए हैं तो क्या होगा, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये स्फीतिक अंतर है। अब इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं।
एक्स एक्सिस पे हमने आमदनी या उत्पत्ति को दिखाया है और वाई एक्सिस पे हमने समग्र आय को प्रदर्शित किया है। आप देखिए, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो तो कितना उत्पादन किया जा सकता है? OYF। एफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल आमदनी या उत्पत्ति, आमदनी का मतलब वास्तविक आय से है, वो कितनी होगी? OYF। और हमने ये C+I+G, दिस इज समग्र मांग। C का मतलब है उपभोग, I का मतलब है निवेश, G का मतलब है सरकारी व्यय। ये तीनों कंपोनेंट्स, हम खुली अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं किया है, तो C+I+G ये समग्र मांग है। तो समग्र मांग का C+IG ये रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। और ये है OE, ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बता रहा है। ये 45 डिग्री की हमेशा लाइन होती है। अब ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन या उत्पत्ति कितनी है? OYF, दैट इज इक्वल टू YF/B, क्योंकि 45 डिग्री की लाइन है तो दोनों चीज़ क्या है? बराबर बता रही है, इधर और उधर। तो जबकि OYF का मतलब क्या है कि उत्पत्ति कितनी है या पूर्ति कितनी है? YFB। जबकि मांग कितनी है? YFA। अर्थात आप लोग देख रहे हैं मांग है वो पूर्ति की अपेक्षा अधिक है, और किससे ज़्यादा अधिक है? AB। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? AB। इसका मतलब ये क्या हो गया? इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि मांग तो है YFA जैसा कि हम Y एक्सिस में देख रहे हैं, जबकि पूर्ति कितनी है? YFB। पूर्ति कितनी है? YFB, क्योंकि YFB किसके बराबर है? OYF के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री की ये चूंकि लाइन है तो ये दोनों को बराबर बताती है। इसका मतलब स्फीतिक अंतराल क्या हो गया? AB। कितना हो गया? AB। इसे क्या कहेंगे? हम स्फीतिक अंतराल के द्वारा बताएंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। इस इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से क्या होगी? अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये किसने द्वारा है दिया गया इन्फ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट? प्रोफेसर कीन्स के द्वारा दिया गया है। तो हमने एक जो स्थिति देखी है उसे क्या कहेंगे? मांग प्रेरित स्फीति या इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से जो स्फीति होती है उसे हम मांगजन्य स्फीति भी कहते हैं। इसको हम लोग मांगजन्य स्फीति को AD और AS कर के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखिए AS क्या है? समग्र पूर्ति वक्र। Y एक्सिस पे हमने कीमत स्तर दिखाया है और X एक्सिस पे वास्तविक उत्पत्ति दिखाई है। AS वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी उत्पादन की मात्रा भी, पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ है AD। AD क्या है? समग्र मांग वक्र। यह मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका मतलब कीमतें जब बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? कम होगी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। तो सबसे पहले AD और AS कहाँ काट रहे हैं? E बिंदु पर, अर्थात OP पर OQ उत्पादन की मांग की जा रही है, या ये दोनों इस बिंदु पर संतुलन में हैं। अब मान लीजिए मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने पर AD वक्र शिफ्ट होकर AD1 हो जाता है और दोनों का नया संतुलन बिंदु कहाँ है? E1 बिंदु पर। आप लोग देखते हैं कि मांग बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ गई है और उत्पत्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसे हम कौन सी स्फीति कहेंगे? मांग प्रेरित या मांगजन्य स्फीति। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को एक प्रकार की स्फीति की चर्चा की है, इन्फ्लेशन की। कल हम लोग देखेंगे लागत जन्य या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये दोनों स्फीति कारण के आधार पर बताई गई है। तो आज सबसे पहले हम लोगों ने मुद्रा का मूल्य या क्या होता है इसके बारे में चर्चा की, और मुद्रा के मूल्य के अंतर्गत हम सबसे पहला जो कंसेप्ट देख रहे हैं वो मुद्रास्फीति देख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को मांग प्रेरित या मांगजन्य मुद्रास्फीति के बारे में बताया। कल हम लोग चर्चा करेंगे लागत जन्य या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में। धन्यवाद।